वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। क्या बुल मार्केट वापस आ गई है? क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या करूँ? लोग तो कह रहे थे कि यार अभी पता नहीं बिटकॉइन और नीचे जाएगा, लेकिन बिटकॉइन ने तो पूरा कंप्लीटली अपोज़िट तरीके से बिहेव कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का? क्या मेरी बस छूट गई? यार अगर बस छूट गई तो मैं क्या करूँ? ऐसे सारे सवालों का जो जवाब है, वो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ये वीडियो एक्चुअली में इसलिए नहीं है कि इस वक़्त बिटकॉइन की सिचुएशन क्या है, ये आपको ओवरऑल आगे के लिए भी ये वीडियो हेल्प करेगा। इतने सालों में जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा इस मार्केट को, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है और ये जो फीलिंग है, ये बड़ी दुखदाई वाली फीलिंग होती है कि आपके पास सपोज़ कैश होगा और आप सोच रहे थे कि यार मैं बिटकॉइन को अभी लूँगा जब ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट बेयरिश है तो हो सकता है थोड़ा-सा और नीचे आ जाए, थोड़ा-सा और नीचे आ जाए। लेकिन जैसे ही वो उसने पंप करना शुरू किया, आपको लगा ये तो फेक पंप है, फिर आप बैठे रहे, फिर वो और ज़्यादा ऊपर बढ़ गया। अब आप कह रहे हो कि यार अब मैं एंटर कर लूँ क्या? और काफ़ी सारे लोग फोमो में एंटर कर भी जाते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आपको हमेशा, हमेशा के लिए ये वीडियो काम आएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, राइट? सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं, होता क्या है? देखिए, होता ये है कि आपको ये लगता है कि यार जो बिटकॉइन है, इसके अंदर एंट्री लूँ या ना लूँ? 2 तरह की सिचुएशन है। एक है कि आपने एंट्री ऑलरेडी ली हुई है, जो कि बहुत ऊपर आपने लिया हुआ है और अब वो नीचे है और अब आप वेट कर रहे हो ये वापस जाएगा। तो उन लोगों के लिए जितना मर्ज़ी पंप हो रहा है, वो अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एक एक रिकवरी हो रही है, राइट? अब जैसे कोई फ्रेश इन्वेस्टर है, बहुत समय से वो बिटकॉइन के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था और उसके पास कैश था। अब वो ये सोच रहा है कि यार मैं इसमें एंट्री लूँ या ना लूँ, राइट? अब उसने अपने जितने भी आर्टिकल्स या जितना भी उसने मीडिया कंज़्यूम किया, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि यार अभी शायद थोड़ा और नीचे चला जाएगा, राइट? बेयरिश मार्केट है, अभी इतना थोड़ी ना ऊपर चला जाएगा। बहुत चला जाएगा, 5% ऊपर चला जाएगा, 10% ऊपर चला जाएगा, फेक आउट होके नीचे फिर वापस आ जाएगा, मैं फिर बाय कर लूँगा, और नीचे आएगा, मैं फिर बाय कर लूँगा। लेकिन मार्केट ने बिल्कुल अपोज़िट बिहेव किया है, जैसा आप सोच रहे थे। अब आप कैच 22 सिचुएशन में हो कि यार ये तो गैप बढ़ता चला जा रहा है, ये और पंप होता चला जा रहा है। और जब कोई चीज़ पंप होती चली जाती है, तो मार्केट के अंदर अचानक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और उसके बाद हेडलाइन्स और उसके बाद ट्विटर, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद ऐसा लगता है यार, आपको एक फीलिंग आने लगती है फोमो की कि अरे यार मुझसे मिस हो गया, शिट! और फिर आप क्या करते हो कि जब मार्केट ऑलरेडी 20-25% पंप कर चुकी होती, तब आप एंट्री लेने की कोशिश करते हो, राइट? और अब आपको ये डर होता है कि यार अगर मैंने ऑलरेडी 20-25% पंप की हुई मार्केट के अंदर अगर मैंने एंट्री ली, तो कहीं मार्केट के अंदर करेक्शन हो गई, तब क्या होगा? तो ये सिचुएशन नॉर्मल है और कोई ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन कोई आपके साथ हुई है। मतलब मैं आपको अगर स्क्रीन शेयर करके बताऊँ, तो यू आर नॉट द ओनली वन यार। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये चार्ट देखिए। ये जो अभी पंप हुआ है, आप ये समझ लो कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बीटीसी शॉर्ट लिक्विडेशन हुआ है। मतलब शॉर्ट, आप सोचो कि इतना बड़ा लिक्विडेशन लोग शॉर्ट करके बैठे थे, राइट? कि शॉर्ट करके बैठने का मतलब है कि बिटकॉइन का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे आएगा, लेकिन शॉर्ट करके बैठे थे, लेकिन बिटकॉइन ने कंप्लीटली ऑपोजिट वे में बिहेव किया। तो कई लोगों का मतलब आप सोचो कि जुलाई 2021 से 21 में, जुलाई 2021 में देखा गया था इतना बड़ा लिक्विडेशन, और उसके बाद अगर देखा गया तो ये 2021 के बाद सबसे बड़ा लिक्विडेशन देखा गया। तो यू आर नॉट द ओनली वन। तो ये आप सबसे पहले आप ये अपने दिल से ख्याल निकाल दो कि आप अकेले हो और आपके साथ ये हो गया, राइट? कि आप फोमो सबको होता है। सब लोग सोच रहे थे कि नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर चला गया, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि सर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी जो प्रेज़ेंट है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है? वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस देता नहीं हूँ और ना ही कभी दूँगा, ना कभी प्राइस को लेके कभी मैं आपको प्रेडिक्शन दूँगा या किस डायरेक्शन में जाएगा। मेरे लेकिन कुछ मतलब ये समझ लीजिए कुछ एप्रीहेंशन्स हैं, जो जो भी करंट ये एक्साइटमेंट दिखाई जा रही है। तो इसके पीछे के जो रीज़न्स हैं, वो ठोस नहीं दिखते मुझे कि यार ऐसा नहीं कि चीज़ें पीछे इम्प्रूव हो रही हों। काफ़ी सारे फंडामेंटल लेवल पे बहुत चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रही हों। काफ़ी सारी जो रेगुलेटरी फ्रंट पे चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो रही हों। तो या तो प्रेज़ेंट में कुछ ऐसा ऐसा कुछ सेंटिमेंट डेवलप हुआ हो कि हाँ यार, चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो रही हो, तो लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, ये पंप डिज़र्व करता है और ये आगे भी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी
एनालिसिस और मार्केट की जो एनालिसिस है वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर सकती है। होता यही है, एक्चुअली में जो बुल और बेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि बुल और बेयर ये दोनों ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं ये आपस की लड़ाई है। इसमें भी बेयर मार्केट में भी वेल्स, बेयर माइंडसेट के जो लोग हैं उसमें भी वेल्स हैं, बुल माइंडसेट के जो लोग हैं उसमें भी वेल्स हैं। अब आप समझो बात को कि ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि बिटकॉइन और नीचे जाएगा। लेकिन जो बुल मार्केट के जो लोग थे उनको यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी दिखी, राइट? तो उन्होंने बिल्कुल अपोज़िट वे में बिहेव किया, राइट? सो सो ये मार्केट के अंदर आप होगा जो जो आपका सेंटिमेंट ज़्यादा होगा, जिसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होगा, कई बारी मार्केट उसके बिल्कुल अपोज़िट बिहेव करती है, राइट? इससे ये पता लगता है कि यार इतनी बड़ी गेम के अंदर मेरी और आपकी जो बिसात है वो शतरंज की बिसात जो बिछी हुई है उसमें हमारी औकात प्यादे से ज़्यादा नहीं है। जो राजा है, जो रानी है, जो वज़ीर हैं, वो लोग पीछे बैठे हैं। हम तो फ्रंट लाइन में हैं और हमारा जो है सैक्रिफ़ाइस कर दिया जाता है। जो छोटे-छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका उनके इमोशंस के साथ, उनके इस फोमो के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो असली गेम है, वो पीछे जो राजा है ना, जो बुल मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं बड़े-बड़े, जिनके पास बहुत मोटा पैसा है, वो मार्केट को मूव कर देते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप इस बिटकॉइन के प्राइस को अगर मैप करने चलोगे, आपके बस की नहीं है बॉस। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि मैं खतरों का खिलाड़ी बन के दिखाऊँगा, मैं खिलाड़ी 420 बन के दिखाऊँगा या मैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी बन के दिखाऊँगा, अक्षय कुमार बन जाऊँगा क्रिप्टो का, तो आप नहीं बन पाओगे। आप नहीं बन पाओगे बॉस, क्योंकि आप इतना टाइम और इतनी आपके पास एल्गोरिथम्स, इतने आपके पास चार्ट, इतने आपके पास एनालिसिस, इतने आपके पास सिस्टम्स, इतने आपके पास एल्गोरिथम्स, इतने आपके पास कैलकुलेटर्स, इतने आपके पास ट्रेंड एनालिसिस करने वाले जो चीज़ें हैं, वो आपके पास नहीं है। जो बड़ी-बड़ी व्हेल्स होती हैं, वो अकेला एक आदमी नहीं होता है, उनका पूरा एक सिस्टम होता है, पूरी एक रिसर्च टीम होती है, उनका पूरा एक डेटा सेंटर होता है और उनके पास फंड्स होते हैं, चीज़ों को मूव करने के लिए, राइट? तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि यार आप ये जो प्राइस के पीछे भाग रहे हो, जो प्राइस को मैप करने की सोच रहे हो, कभी नहीं कर पाओगे। कभी नहीं कर पाओगे, सिंपल है। आप सोचो कि फंडामेंटल लेवल पे देखो, इस टाइम अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊँ कि इस टाइम मैं क्यों कंफर्टेबल नहीं हूँ इस मार्केट से, और फिर लेकिन मार्केट तो टोटल अपोज़िट बिहेव कर रही है, राइट? लेकिन जो चीज़ें हैं, वो तो कोई इम्प्रूव दिख नहीं रही। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखो तो इस तरह के आर्टिकल्स की न्यूज़ आना शुरू हो जाती है जब कोई पंप होता है, जैसे कि बिटकॉइन सर्जेस अबव $21,000 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर लास्ट ईयर। लाइक लास्ट ईयर का जो नवंबर था उस पहली बार एफटीएक्स के फॉल आउट के बाद हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा पंप आया है। अगर हम कॉइन गेको पे भी जाएं, अब भी अगर आप देखो तो बिटकॉइन जो है इसमें 70% की करेक्शन है, राइट? लेकिन क्योंकि अगर आप पिछले 7 दिन का अगर आप एनालिसिस देखो तो ग्राफ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है प्राइस का, राइट? ऑब्वियसली फोमो हो रहा है। अगर आप पिछले 7 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन मतलब, और आप आप ये देखो कि पिछले 7 दिन का अगर आप देखो तो बिटकॉइन 24% बढ़ गया और 24 घंटे में अगर आप देखो तो 11.3% का उछाल है, राइट? तो ऑब्वियसली फोमो तो बनेगा ही ना। मतलब आपको लगेगा कि नहीं, अरे यार मिस हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें? सिमिलरली फिर आपको एक दूसरी कहानी सेल होने लगती है कि बिटकॉइन बढ़ चुका है, अब बाकी जो है ऑल्ट कॉइन्स का नंबर है, फिर ऑल्ट कॉइन्स के पीछे भागो। वहाँ पे भी जब तक आप बिटकॉइन को छोड़ के बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भागने की कोशिश करते हो, ऑलरेडी जैसे कार्डानो, ये ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी पंप हो चुके हैं। सोलाना आप देखो 78% पंप हो चुका है। अब आपको लग रहा है पता नहीं और आगे कहाँ तक जाएगा। सो बेसिकली क्या है कि आपको इस मार्केट के अंदर आपको ये लगता है कि यार मुझसे गलती हो गई। मैं मेरी एनालिसिस गलत हो गई। जो बाकी जनता है उनकी एनालिसिस सही थी, मुझसे मिस हो गया, अब मैं इसमें एंट्री लेता हूँ और जैसे ही आप एंट्री लेते हो, तो आप नुकसान खा बैठते हो। अगर आप अभी भी जो सिनेरियो है, अगर आप ये देखो कि क्यों मैं बुलिश नहीं हूँ, मतलब मैं अभी भी मेरे लिए जो कंसर्न के जो पॉइंट्स हैं, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए। आप देखो एसईसी ने जेनेसिस और जेमिनी और जो डीसीजी ग्रुप है, आप देख रहे हो कि वहाँ लड़ाई चल रही है। जेमिनी के 3,40,000 जो इन्वेस्टर थे, सोचो 3,40,000 इन्वेस्टर, $900 मिलियन का जो क्रिप्टो था,
जो लोगों का जेमिनी के पास पड़ा था। जेमिनी ने एक अर्न प्रोग्राम को चालू किया, जिसमें जेमिनी ने इन 3,40,000 लोगों का क्रिप्टो जेनेसिस को दे दिया। जेनेसिस ने उसके ऊपर एक कमिटमेंट करी कि मैं 8% का 7% का इंटरेस्ट दूँगा। जेनेसिस इंटरेस्ट देता था। जब इंटरेस्ट यूज़र को पास ऑन होता था, तो जेमिनी एक्सचेंज 4.5% के आसपास की अपनी मैनेजमेंट फ़ीस या फंड मैनेजमेंट फ़ीस काट लेती थी। तो मोटा पैसा कमा रहा था जेमिनी, और जेनेसिस भी आगे पीछे 8% दे रहा था और आगे उस फंड को वो लोन कर रहा था, और उसको कहीं न कहीं अब निकल के ये आ रहा है कि मिसमैनेज कर रहा था, क्योंकि ज़्यादातर फंड वो 3AC कैपिटल को दे रहा था, और 3AC कैपिटल वापस क्या ले रही थी? वो ग्रे स्केल के शेयर्स ले रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी खिचड़ी है, ये एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, जिसमें यूज़र के पैसे को, रिटेल यूज़र के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था। अमेरिका के अंदर सीधा एसईसी का कानून है, जिसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई पर्टिकुलर रिटर्न की गारंटी दे रहा है, तो वो आपका सिक्योरिटीज के अंदर आता है। अब क्योंकि एसईसी ने ये देखा कि जेमिनी ने जो अर्न प्रोग्राम चला रखा था, ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी, और जेमिनी के साथ जेनेसिस भी, क्योंकि जेमिनी ने अपने यूजर को कमिट किया, और जेमिनी ने जेनेसिस को जब पैसा दिया, तो जेनेसिस ने जेमिनी को कमिट किया। तो एक तरीके से ये दोनों अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के अंदर डील कर रहे थे। अगर जेमिनी और जेनेसिस का ये जो पिटारा है, ये और खुलता चला जाएगा, और इसके अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन बढ़ती चली जाएगी, तो इसमें ग्रे स्केल भी लपेटे में आएगा ही आएगा। अगर ग्रे स्केल लपेटे में आ गया, तो आप सोचो कि जो ग्रे स्केल के शेयर्स हैं, जो जेमिनी है, जो जेनेसिस है, ये टोटल फियास्को। और ग्रे स्केल जो है, जो डीसीजी ग्रुप का है, और डीसीजी ग्रुप 450 कंपनीज में इन्वेस्टेड है क्रिप्टो की। हर चीज़ आपस में लिंक्ड है, एक लेगो ब्लॉक की तरह आपस में लिंक्ड है। अगर ये इन्वेस्टिगेशंस चलती चली गई, और सिक्योरिटी के कानून, सिक्योरिटीज़ लॉ ने ये पाया कि बहुत सारी कंपनीज़ इसमें इन्वॉल्वड हैं, बहुत बड़ा ये अगर मैटर निकल के आता है, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में क्रैश का अलग वजह बन सकती है। राइट। यही कारण है कि पहली बार एक सब कमेटी फॉर्म हुई है, जिसमें हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स प्लान क्रिप्टो पैनल इन द फर्स्ट मूव टू ओवरसी ट्रबल्ड इंडस्ट्री। जो ये एफटीएक्स, जेमिनी, जेनेसिस, डीसीजी, ये इतना सब कुछ इतने कम टाइम के अंदर हुआ है कि यूएस के अंदर एक सब कमेटी फॉर्म हुई है। और जो सब कमेटी फॉर्म हुई है, उसका एक ही पर्पस है कि इस इंडस्ट्री के लिए सख्त कानून लेके आना, स्पेशली सीफाई के लिए। और जो सिक्योरिट और जो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वेब3 के नाम पे जो फंड्स को रेज़ कर रहे हैं, और बदले में डिजिटल एसेट या टोकन दे रहे हैं, और वो कहीं न कहीं सेंट्रलाइज़ हैं, कहीं न कहीं यूज़र को एक ज़्यादा रिटर्न की चाहत है, या उसको एक एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे जितना भी, अगर आप सोचो कि बिटकॉइन के अलावा जितना भी क्रिप्टो है, इंक्लूडिंग इथेरियम आफ्टर गोइंग ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक, अगर ये सिक्योरिटीज़ लॉ के अंदर फ़ॉल कर गए, तो विदाउट एनी डाउट जितना भी इकोसिस्टम है, उसको एक हिट होगा, राइट? और मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर बाकी ऑल्ट कॉइन्स आ जाते हैं, तो क्या होगा? राइट। अभी कोई रेगुलेशन है नहीं ना, तो इसलिए ये इंडस्ट्री इतनी तरीके से फ्लरिश कर रही है। अगर अमेरिका के अंदर, जहाँ से मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ओरिजिनेट होती है, जेनेसिस है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वहाँ पे बेस्ड हैं, काफ़ी सीफाई के जो लोग हैं वहीं पे बेस्ड हैं, काफ़ी कंपनीज वहीं पर रजिस्टर्ड हैं। तो इसका डीप इम्पैक्ट होगा पूरे इकोसिस्टम पे। और आप इसका इम्पैक्ट इसी से अंदाजा लगा लो कि एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है। आप देखो कि नेक्सो के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है बल्गेरिया के अंदर, जहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने देखा कि बल्गेरिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन से रिलेटेड वहाँ पे रेड हुई है उनके ऑफिस में, जहाँ 400 लोग काम करते थे। वहाँ पे नेक्सो पे बल्गेरिया के अंदर इस रेड के बाद नेक्सो के अंदर से बहुत मेजर विड्रॉल्स हो रहे हैं। राइट। तो बल्गेरिया के अंदर इनफैक्ट जो है 4 इंडिविजुअल्स को बुक भी किया है। अब नेक्सो भी एक सीफाई है, जैसे सेल्सियस था, और नेक्सो बहुत बड़ा सीफाई है। मतलब आप ये सोचो कि सेल्सियस के जाने के बाद नेक्सो एक बहुत बड़ा सीफाई कंपनी है। अगर ये नेक्सो का बल्गेरिया के बाद और ऑफिसेज में और जगहों पे, जो कि यूके की ये कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर
और जगहों पे इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और जिस हिसाब से विथड्रॉल्स हो रहे हैं नेक्सो के, और अगर उसने विथड्रॉल्स को होल्ड कर दिया, अभी तक उसने किया नहीं है, बट अगर कर दिया क्योंकि जिस तरीके से उसके विथड्रॉल्स हो रहे हैं, तो दिस कैन लीड टू बिग ट्रबल। आप ये देख सकते हो कि नेक्सो के विथड्रॉल्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाला गया है, राइट? सो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब नेक्सो आफ्टर सेल्सियस इज गोइंग टू बी अ बिग न्यूज़, राइट? और अभी हम इन सारी बुरी खबरों को एब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2023 के अंदर जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो रिसेशन में जा सकती है। आप सोचो कि उसने पूरी दुनिया की जो आउटपुट प्रेडिक्ट किया है, राइट? उसने जो प्रेडिक्ट किया है कि जो टोटल ग्लोबल जीडीपी है पूरी दुनिया की, दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली 1.7% इन 2023। अब आप बोल रहे हो कि कितना कम है? ये इतना कम है कि सोचो कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में और कोविड में, सोचो 2 हिस्टोरिक चीज़ें हुई थी पिछले 20-25 सालों में। तो 2008 के बाद और 2020 के बाद ये समझ लीजिए कि सबसे कम ग्रोथ अगर देखी जाएगी वो 2023 में देखी जाएगी। इसका मतलब क्लियर है कि यूएस 0.5% से ग्रो करने वाला है और जो दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं वो बहुत कम परसेंटेज से प्रेडिक्शन है। 1.7% प्रेडिक्शन है 2023 में और रिसेशन इनएविटेबल है। अगर 2023 में दुनिया रिसेशन में जाती है, तो आप देख सकते हो पूरी दुनिया में देयर आर गोइंग टू बी ले-ऑफ्स, देयर आर गोइंग टू बी कॉस्ट कटिंग मेजर्स एंड देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ businesses that are going to suffer and lot of people are going to suffer. तो स्टॉक एक्सचेंजेस हैव टू सफर बिकॉज़ स्टॉक एक्सचेंजेस की जो रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं, दैट आर गोइंग टू गो डाउन और रिस्कियर एसेट से लोग पैसा निकालेंगे एंड दे विल पुट इट ऑन इन सेफर हेवन्स। नॉट अ गुड साइन एट ऑल। Right, so this is going to this gives me a little nervousness. I don't know, मतलब मार्केट्स अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं, मेरे को नर्वसनेस हो रही है। एंड मैं ज़रूरी नहीं कि जो मेरे को नर्वसनेस हो रही है आप भी फील करो। मैं एग्जैक्टली इसको समराइज करूंगा लास्ट में कि इसका मतलब क्या है कि जो अगर आप प्राइस को चेज करते हो, कि बिटकॉइन के प्राइस को मैं चेज करता हूँ, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, मैं खतरों का खिलाड़ी बन के दिखाता हूँ, अक्षय कुमार बन के दिखाता हूँ, कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके बस की नहीं है, राइट? तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊँगा। सो बेसिकली आप देखो कि इन्फ्लेशन को लेके ये पंप शुरू हुआ था कि इन्फ्लेशन के नंबर जो हैं वो प्रेडिक्ट किए गए थे कि भई एक्सपेक्ट किया था 6.5% और 6.5% ही हुआ। उसके बाद से लोगों को अब ये लग रहा है कि यार इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो रही है। चलो यार अब हो सकता है कि जो फेडरल रिज़र्व है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है उसको अब बढ़ाएगा नहीं, या अगर बढ़ाएगा भी तो बहुत कम बढ़ाएगा। बात को समझो यार, यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% था कि 2% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेशन में अभी भी 2 और 6.5% के बीच में आप सोचो बहुत बड़ा गैप है। 4.5% ज़्यादा है इन्फ्लेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फेडरल रिज़र्व किसी भी तरीके से ये सिग्नल नहीं देना चाहता कि वो अ, अभी जस्ट इन्फ्लेशन थोड़ी-सी कंट्रोल में आई है तो मार्केट के अंदर इतना पंप हो रहा है। फेडरल रिज़र्व नहीं चाहता है कि जो एसेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें फिर से उसी तरीके से वो पंप दिखे या वो किसी तरीके की गलत भावना नहीं देना चाहता या इंडिकेशन नहीं देना चाहता कि फेडरल रिज़र्व जो है वो कोई रेट पे कटौती करने वाला है। उसकी वजह है वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए फेडरल रिज़र्व को ये पता है कि जो रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है, वो कोई बहुत इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व नहीं होने वाली। जो सप्लाई के जो डिसरप्शंस हैं, राइट? जो पेट्रोल के प्राइसेज़ अगर आप देखो तो चाइना की इकोनॉमी अब खुल गई है। काफ़ी सारी चाइना की इकोनॉमी बंद थी, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इंडस्ट्रियल कारखानों में भी ज़ीरो कोविड पॉलिसी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी। अब चाइना की इकोनॉमी खुल रही है, चाइना को भी गैस, पेट्रोल, डीज़ल ये सब चाहिए, राइट? हो सकता है कि आपकी जो गैस है, आपकी जो पेट्रोल प्राइसेज़ हैं, उसमें और उछाल देखने को मिले। इधर से रशिया यूक्रेन की लड़ाई ऑलरेडी है, राइट? तो गैस और एनर्जी प्राइसेज़ में इंक्रीज़ हो सकता है। इस इंक्रीज़ की वजह से जो चीज़ों के दाम हैं, वो और बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे रेट कट को ज़रा-सा भी सोचता है फेडरल रिज़र्व, तो उसके लिए ये बहुत जल्दी होगा ये स्टेप करना,
वो बहुत जल्दी कुछ ऐसा स्टेप नहीं करना चाहता कि जितनी मुश्किल से ये इसको इन्फ्लेशन को 9% से अगर 6.5% पे लेके आए हैं, वापस से वो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देना चाहते कि वापस ये 6.5 से वापस चली जाए। क्योंकि एक बार ही इन्फ्लेशन हाथ से इनके निकली और एक बार ही कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ नहीं, तो एक उ उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा फेडरल रिज़र्व के लिए। इसीलिए फेड की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलने वाला कि आपका जो रेट कट्स हैं वो लोअर होने वाले हैं या वो और रेट कट करेंगे, राइट? तो अ, इन सब चीज़ों की एनालिसिस के बाद जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वाह! इन्फ्लेशन नीचे आ गई है और अब नीचे आ जाएगी, 6.5 का 6% हो जाएगा, फिर 5.5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर फेडरल रिज़र्व बोलेगा एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, फिर वो रेट कट्स को बोलेंगे नहीं, 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 अब वापस से रेट ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है बिकॉज़ जो इन्फ्लेशन के जो अभी भी जो यार्डस्टिक्स हैं, वो 2% टारगेट है यूएस का। वो मैं मानता हूँ कि 2% ये कभी पहुँच नहीं पाएँगे क्योंकि जितना पैसा प्रिंट हुआ है 2020 के बाद, 2% के टारगेट पे आना बहुत मुश्किल है, राइट? तो ये बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन का नंबर कम हो जाने से फेडरल रिज़र्व इमीडिएटली कोई रेट कट करने वाला है। अब ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इतनी डिटेल में अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो, बहुत सारे लोग ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, इतना लंबा उनको उनके पास पेशेंस नहीं होती। लेकिन फिर मैं बोलूँगा लास्ट में कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक बने हो तो अब जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो ये बताना चाहता हूँ कि प्राइस को चेज़ मत करो, अक्षय कुमार मत बनो। आप 10-50 वीडियो देख के अलग-अलग टेक्निकल एनालिसिस देख के इंग्लिश में, हिंदी में, आप प्राइस को चेज़ नहीं कर सकते। आप चेज़ क्या कर सकते हो? आप चेज़ ये कर सकते हो कि अगर आपको इस एसेट क्लास को समझ में आ गया है, तो आप इस एसेट क्लास को धीरे-धीरे हर डिप पे बाय कर सकते हो। इसको फॉर्मल लैंग्वेज में एसआईपी कहते हैं, लेकिन क्रिप्टो में एसआईपी का मतलब थोड़ा-सा यहाँ चेंज हो जाता है कि अगर डिप है और आपको लगता है कि बहुत सब्सटैंशियल डिप है, जैसे पीछे 75-80% तक की अगर करेक्शन थी, तो हाँ, यार शायद वो टाइम था कि जब मैं थोड़ा ज़्यादा अक्यूमुलेट कर सकता हूँ। थोड़ा-सा आपके रेगुलर बेसिस पे आप कुछ अपने एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन एलोकेट कर सकते हो। बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से। आपको जो प्राइस की नॉइज़ है, वो अगर आपको तंग नहीं कर रही है, आपको एक बड़ी पिक्चर पता है कि यार ये एसेट क्लास का जो साइज़ है, आने वाले कुछ सालों में मेरी ये स्टडी कहती है कि बहुत बड़ा होगा। सपोज़ आपकी स्टडी आपको कन्विंस कर रही है, फिर आपको प्राइस क्यों इतना तंग करती है? अब आप बोलोगे सर अगर चीज़ बढ़ जाए तो उसको बेचने में क्या बुराई है? वो आपके तरीके हो सकते हैं सही, कि आप प्रॉफ़िट में हैं, फिर उसके बाद आप बेच के सोचते हैं कि नीचे आएगा मैं फिर ले लूँगा। दैट इज़ अप टू योर चॉइस। बट व्हेन यू ट्राई टू ट्रेड समथिंग और जिसके आप मास्टर नहीं हो, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, गैम्बलिंग है ये एक तरीके की। जिसके आप मास्टर ही नहीं हो, उसको आप कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की। मतलब आप रिंग मास्टर नहीं हो, लेकिन आप जो शेर है रिंग के अंदर, उसको हंटर से कंट्रोल करना चाह रहे हो। अगर आप ट्रेन्ड रिंग मास्टर नहीं हो और रिंग के अंदर उतर के शेर को काबू करने जाओगे, तो क्या होगा? शेर आपको खा जाएगा, है ना? खाएगा कि नहीं? बहुत ही भाग्यशाली होगे अगर आपको नहीं खाएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरीके की ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे पॉइंट पे ये सवाल पूछ रहे थे और मैं देख रहा हूँ कि क्या ये बुल मार्केट की वापसी है? क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? आप अगर बुल मार्केट और बेयर मार्केट के इंतज़ार में रहोगे, प्राइसेज़ को खोजते रहोगे, कहीं पे नहीं पहुँचोगे। आपको एक डिसिप्लिन तरीके से चलना है लंबी अवधि के लिए, बहुत लंबी अवधि के लिए, मतलब मे बी दैट कुड बी 5 इयर्स, 6 इयर्स। अगर आप धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे पहाड़ पे ऐसे चलोगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे, तो आप अपनी मंज़िल पे ज़रूर पहुँचोगे। नहीं तो आप ऐसे ही अंधकार में और ऐसे ही आप खोजते रहोगे चीज़ों को, पहुँच नहीं पाओगे।
वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।